Good morning students. Today we are going to start another topic from chapter 2nd, economics. Our chapter is the sectors of Indian economy and today's our topic is comparing the three sectors. Students, previous video में हमने जो sectors हैं यानी जहाँ पर economic activities होती हैं उन तीनों सेक्टर्स को स्टडी किया था, जिनमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर तीनों के बारे में डीपली उनके बारे में जाना कि प्राइमरी सेक्टर को क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि वो बेस है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ किया जाता है उसमें। सेकेंडरी सेक्टर को क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है गुड्स बनाई जाती है, एक प्रोसेस से बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और किस तरीके से जो टर्जरी सेक्टर है उसको हमने सर्विस सेक्टर कहा है। सर्विस सेक्टर उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इन दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी हम इन तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग में हम देखेंगे, जब हम इनमें कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इनमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी तीनों ही सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब इतने सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो सबको काउंट करना, सबका ध्यान रखना भी एक बहुत ही टफ टास्क है। तो किस तरीके से हम उसको काउंट करके रखते हैं। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको बनाने वाले भी बहुत सारे लोग इन तीनों सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। देयर इज़ वन प्रिकॉशन, अब एक प्रिकॉशन है जो रखना पड़ता है, वो क्या, वन हैज़ टू टेक नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड ऑल्सो नीड टू बी काउंटेड, यानी कि जो तीनों सेक्टर में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो चीज़ बनाई जाती है, हर एक वो चीज़ काउंट उसमें नहीं होती। जो हमारा एक प्रोडक्शन होता है, जो फाइनल प्रोडक्शन होता है, हम हर चीज़ को उसमें काउंट नहीं करते। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक फार्मर है, एक फार्मर वीट का प्रोडक्शन करता है। अब वीट का प्रोडक्शन जब वो कर रहा है तो सपोज करो वो अपने वीट को 8 रुपीज़ पर केजी वो एक कंपनी को सेल कर देता है। जब वो उसको सेल करता है तो कंपनी उससे सपोज करो कोई बेकरी की चीज़ बना रही है, सपोज करो कोई बिस्किट बना रही है। अब जो वो उसके एक बिस्किट बना रही है उसके साथ, तो उसमें कुछ चीज़ों का भी यूज़ करते हैं वो बीच में, जैसे उसमें ऑयल का भी यूज़ करेगी, प्लस वो और भी जो चीज़ है, बेकिंग पाउडर, जो भी बिस्किट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, वो उसका जब यूज़ करेगी तो उसका जो फाइनल प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 10 रुपीज़ पर केजी। तो जब उसका हम जो प्रोडक्शन होता है हम उसमें ये फाइनल गुड्स जो होती है वो काउंट करते हैं प्रोडक्शन में। तो इसके लिए हम इनको दो पार्ट में जैसे डिवाइड करते हैं। एक तो होती है फाइनल गुड्स, एक तो होती है हमारे पास फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होती है हमारे पास, फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी टू यूज़, मतलब जो यूज़ करने के लिए रेडी है, जो रेडी हो चुकी है। जैसे कि बिस्किट जो है वो हमारे पास रेडी है तो फाइनल गुड है, हम प्रोडक्शन में उसको काउंट करते हैं। उसके बाद एक होती है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, जो इंटरमीडिएट्स गुड्स वो गुड्स होती है, जैसे कि हमने बीच में जो बिस्किट बनाने में जिन चीज़ों का हमने यूज़ किया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस हुआ है बिस्किट बनाने का उसमें हमने यूज़ की है। सपोज़ करो कोई क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी क्लॉथ बनाया जा रहा है, तो जो उसके बीच में जो चीज़ें यूज़ होती है, हम कॉटन यूज़ करते हैं, जो भी और मटेरियल यूज़ होता है, तो वो इंटरमीडिएट चीज़ है, यानी उसके बनाने में। अब जो इंटरमीडिएट गुड्स है हम कभी भी उसको काउंट नहीं करते। इंटरमीडिएट्स गुड्स जो होती है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड करके हम जो फाइनल गुड का प्राइस होता है वो हम काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बिस्किट बन के जब रेडी हुआ है तो जो फाइनल उसका प्राइस जो सेट हुआ है, इंटरमीडिएट्स गुड्स का जो प्राइस है वो हमने उसमें एक तरह से इंक्लूड कर लिया है। तो तीनों ही सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होता है हम इसी तरीके से उसका सेटअप तैयार करते हैं उस प्रोडक्शन का, कि जो तीनों ही सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो इंटरमीडिएट जो एक्सपेंडिचर होता है एक तरह से, वो जब फाइनल गुड प्रिपेयर हो जाती है तो हम फाइनल गुड्स को ही उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अ फार्मर हु सेल्स wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sell the flour to be biscuit company for rupees 10 per kg. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods that are used making the फाइनल गुड्स, यानी कि जो
फाइनल गुड्स ही वो हमारे पास बन के तैयार होती है। जो इंटरमीडिएट चीज़ वही होती है जो हमारे फाइनल गुड्स को बनाने में एक तरह से हेल्प करती है। तो हम वैल्यू जो फाइनल गुड्स की है उसी को हम उसमें काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। यानी जो गुड्स फाइनल गुड्स रेडी होती हैं किसी भी सर्विस सेक्टर में, जो एक पर्टिकुलर ईयर में हम टोटल प्रोडक्शन उसी को काउंट करते हैं, यानी फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं। और द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो तीनों ही सेक्टर से, जैसे कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, तीनों ही सेक्टर से जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, तीनों ही सेक्टर्स की वैल्यू को हम हमारी जीडीपी में काउंट करते हैं। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो उन सेक्टर्स के प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। यानी जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है तीनों ही सेक्टर्स की, हम वो टोटल काउंट करके एक देश की जीडीपी को काउंट करते हैं। और जिस देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीनों सेक्टर्स में ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स उन तीनों ही सेक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस देश की जीडीपी जो है वो इतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जीडीपी को डिफाइन करें। जीडीपी मीन्स क्या होता है? द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ द कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी जीडीपी क्या है? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर ईयर में एक देश में प्रोड्यूस की जाती है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज़। यानी जीडीपी ये दिखाती है कि इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी जो है वो कितनी बड़ी है किस देश की। यानी जिस देश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उस देश की इकोनॉमी जो है उतनी ही बिग होगी। और जिस देश की जीडीपी ग्रोथ कम होगी उस देश की इकोनॉमी उतनी ही डाउन होगी। और डिपेंड करता है इन तीनों सेक्टर्स पे कि कौन से सेक्टर से कितना प्रोडक्शन जो हो रहा है। और प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो फाइनल गुड्स को इंक्लूड करके काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएट थिंग्स को उसमें हम उसी में इंक्लूड करते हैं, इंडिविजुअली हम उसको काउंट नहीं करते। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक एक और हम इसमें स्टडी कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर इन इंडिया। यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर रहा है, सेकेंडरी और टर्जरी, ये तीनों सेक्टर का किस तरीके से इनमें जो एक प्रोग्रेस है वो किस तरीके से हुई है। देखो 71 और 72 के अराउंड अगर हम देखते हैं, आज से 40-50 ईयर्स बिफोर हम देखते हैं, तो हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्राइमरी सेक्टर में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे ये सेक्टर इंक्रीज़ हुआ है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर पे भी हुआ है। As a result, in the year 2011 and 12, the tertiary sector has merged as the largest producing sector. रिजल्ट क्या हुआ? देखो स्टूडेंट, ये कैसे होता है? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। सपोज करो एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई। एग्रीकल्चर में जब रेवोल्यूशन होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? हम सेल्फ कंजम्पशन, यानी अपनी जो कंजम्पशन, अपनी जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ को निकाल के बाकी चीज़ का हम क्या करेंगे? उसका हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ और चीज़ बनाएंगे उससे। अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो सेकेंड सेक्टर है, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डेवलप होगा। जब हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? हमारा टर्जरी सेक्टर डेवलप होगा। अब इंडिया में सेम सिचुएशन हुई है। प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होता गया, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता गया। तो रिजल्ट क्या रहा कि 2011 और 12 में हमारे देश में जो टर्जरी सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर बन के सामने आया है और उसने जो प्राइमरी सेक्टर को एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। देयर कुड बी सेवरल रीज़न वाई टर्जरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। बहुत सारे रीजन्स हैं इसके पीछे कि टर्जरी सेक्टर जो है वो कैसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट बना। तो देखो, फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, post and telegraph services etc. are required. These can be considered as basic services. स्टूडेंट, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है या कोई डेवलप्ड कंट्री है,
उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो यही सारी चीज़ें होती हैं। जब देश इन बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। जब इनमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है क्या होगा, हमारा टर्जरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई हैं, उससे क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है तो एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग वर्क ज़्यादा होता है। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्क ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, कि हम चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भी पहुंचाएंगे, व्यापार भी करेंगे, उसको स्टोरेज करके भी रखेंगे, तो इतनी सारी चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, हमारा टर्जरी सेक्टर भी ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारा टर्जरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप हुआ है। थर्ड क्या है, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है क्या होता है, लोगों की इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब इनकम लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है। जैसे आप बहुत और ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन है आपकी बढ़ जाती है, आप बाहर खाना पसंद करते हो, टूरिज़्म पसंद करते हो, शॉपिंग करना पसंद करते हो, ये सारी चीज़ें जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, टर्जरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, ऑब्वियस है। इसके साथ देखिए, फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड एंड। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा डेवलप हुई है उतनी ही ज़्यादा सर्विसेज जो है वो बढ़ती गई हैं। इसकी वजह से भी क्या रहा है कि जो टर्जरी सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप हुआ है। उसके बाद देखिए, रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट, एक फैक्ट है हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ पर जो तीनों सेक्टर्स में जो जीडीपी का शेयर है वो बढ़ा है, मतलब जीडीपी में जो तीनों सेक्टर्स का शेयर है वो बढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो काम है, वो आज भी हमारा प्राइमरी सेक्टर से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं। इनकम टर्जरी सेक्टर से ज़्यादा आ रही है, लेकिन आज भी ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ पर, इसका बहुत बड़ा रीज़न है अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कि जैसे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, यानी प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ पर जैसे सपोज करो कोई काम हो रहा है, उसमें 4-5 व्यक्ति एक काम में लगे हुए हैं। अब उन 4-5 व्यक्ति की वहाँ पे नीड नहीं है, मतलब वो काम 2 व्यक्ति से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक तरह से अपेरेंटली अपेयर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि 4-5 व्यक्ति वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट के सिम्टम्स होते हैं कि लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं जबकि वहाँ पे काम जो है वो कम व्यक्तियों का हो है। इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, यानी इसको हम छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं। तो यही रीज़न है हमारे देश में, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो इनकम है वो आज भी टर्जरी सेक्टर से जो है वो ज़्यादा आ रही है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे यहाँ पे टर्जरी सेक्टर में आ रहा है। देखिए आगे है, द प्राइमरी सेक्टर continues to be the largest employer even now। वही मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर ही एक सेक्टर है जहाँ पर ज़्यादा लोग जो है जुड़े हुए हैं। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP। यानी कि जीडीपी में सिर्फ उनका 1/4 पार्ट जो है, 1/4 हिस्सा जो है वही कंट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा द सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर द एम्प्लॉय लेस देन हाफ। मतलब 3/4 पार्ट जो है उसका जीडीपी में जाता है, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉय यानी जो काम है वो उससे भी हाफ है, यानी जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उससे भी हाफ लोग जो है हमारे सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जबकि जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर से ज़्यादा आता है। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में वो इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनकी की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में, छिपी हुई बेरोज़गारी। इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर सपोज करो आप कुछ लोगों को उसमें से निकाल भी देते हो तो प्रोडक्शन में उसका इफेक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट
अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है कि जहाँ पर अगर आप कुछ एक व्यक्ति को उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से निकाल भी देते हो तो काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो काम उतना ही होगा, लेकिन वर्कर्स उसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, द अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called disguised unemployment. यानी कि एक छिपी हुई बेरोज़गारी है वो। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें कि लोग लगता है कि वो काम कर रहे हैं, विजिबल है, मतलब वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर वो वहाँ से चले भी जाते हैं तो काम पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब एक काम में सपोज़ करो 5 व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उस काम को 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं। अगर 3 व्यक्ति वहाँ से चले भी जाएँ तो काम पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छिपी हुई बेरोज़गारी, जो कि हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये देखी जाती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, वी सी अदर पीपल ऑफ सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल। अब इस तरह की एम्प्लॉयमेंट हमें वहाँ भी देखने को मिलती है, जैसे कि सर्विस सेक्टर में भी, जैसे व्यक्ति पूरा दिन कोई काम करते हैं लेकिन उनको जो अर्निंग है वो बहुत ही कम मिलती है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। वो इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे देश में ज़्यादातर पाई जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में। स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से डीपली रीड कीजिए, तीनों सेक्टर के कंपेयर को देखिए कि सबसे पहले सेक्टर्स को समझिए अच्छे से कि सेक्टर्स जो है रियल में होते क्या हैं, किस तरीके से इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो प्ले की जाती है। आई होप आपको फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट्स गुड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स इन जीडीपी ग्रोथ, आपको ये टॉपिक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।